के इस गहरे विश्लेषण में हम उन 3 प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की परतों को खोलेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अजेय नहीं हैं। हम बाबा तिलका मांझी विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह के दस्तावेजों को खंगालेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। मतलब ऐसा क्या तंत्र था जिसने एकदम शांत जंगलों में रहने वाले समुदायों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। इस क्यों और कैसे को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कोई भी विद्रोह रातों रात नहीं होता। जब किसी समुदाय की जड़ों पर, उनके स्वाभिमान पर लगातार प्रहार किया जाता है ना, तो भीतर ही भीतर एक ज्वाला धधकने लगती है। तो चलिए उसी ज्वाला की पहली चिंगारी की बात करते हैं जो वर्ष 1781 में भड़की थी। हम बात कर रहे हैं बाबा तिलका मांझी विद्रोह की, जो कि 1781 से लेकर 1785 तक चला था। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार इसे झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम का पहला सबसे सुसंगठित विद्रोह माना जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में जबरा पहाड़िया का नाम लिया था, श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि बाबा तिलका मांझी का मूल नाम यही था, जबरा पहाड़िया। बिल्कुल। और अगर उनके जन्म की बात करें तो दस्तावेजों में दर्ज है कि उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में हुआ था। तिलकपुर गांव में ना? हाँ, तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में। उनके पिता सुंदरा मुर्मू गांव के मांझी थे, यानी गांव के प्रमुख थे। अच्छा, तो नेतृत्व की भावना उनके अंदर बचपन से ही रही होगी। लेकिन अगर हम विद्रोह के कारणों पर आएं, तो ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? यहाँ जो बात दस्तावेजों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड की नीतियां। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो क्लीवलैंड ने फूट डालो और राज करो का एक बहुत ही क्रूर और व्यवस्थित तरीका अपनाया था। मतलब उसने आदिवासियों को आपस में ही लड़ाने की योजना बनाई। बिल्कुल। क्लीवलैंड जानता था कि अगर ये जनजातियां एकजुट रहीं तो उन पर राज करना नामुमकिन है। इसलिए उसने संथाल क्षेत्र में बसे पहाड़िया लोगों को एक विशेष पुलिस बल में भर्ती करना शुरू किया। उसने बाकायदा 47 सरदारों और 1300 धनुर्धरों की एक फौज खड़ी कर दी। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर क्लीवलैंड उन्हें नौकरी दे रहा था तो फिर विद्रोह क्यों हुआ? मतलब नौकरी देना तो एक तरह से फायदेमंद होना चाहिए था ना? यहीं पर तो क्लीवलैंड की सबसे बड़ी चालाकी छिपी थी। ये नौकरी भलाई के लिए नहीं थी, ये एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की चाल थी। अच्छा, क्लीवलैंड ने जानबूझकर ऐसा ढांचा बनाया जहां एक पहाड़िया सरदार को हर महीने 10 रुपए मिलते थे, एक मांझी को 5 रुपए और उसी के साथ काम करने वाले एक सामान्य धनुर्धर को सिर्फ 2 रुपए दिए जाते थे। रुकिए, ही था। बाबा तिलका मांझी ने इस अन्यायपूर्ण वेतन नीति और इसके पीछे छिपी ब्रिटिश अधीनता की साजिश को तुरंत पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि क्लीवलैंड उनके समाज के ताने बाने को तोड़ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने इसका सबसे मुखर विरोध किया। लेकिन उनका विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने बाकायदा एक संगठन तैयार किया। और यहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करती है। कौन सी बात? 1780 के दशक में जब कोई आधुनिक संचार का साधन नहीं था, कोई इंटरनेट या फोन नहीं था, तब उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कैसे एकजुट किया? दस्तावेजों में सखुआ यानी साल के पत्तों का जिक्र आता है। हाँ, सखुआ के पत्ते उस समय के एक तरह के विकेंद्रीकृत संचार नेटवर्क का काम करते थे। इसे आप आज के दौर का एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग कह सकती हैं। अरे वाह, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, वो भी पत्तों से? बिल्कुल। बाबा तिलका मांझी के लोग साल की डालियों और पत्तों को एक खास तरीके से मोड़कर या उन पर विशेष निशान बनाकर गांव-गांव भेजते थे। हर निशान का एक मतलब होता था। जैसे कि किस दिन, किस पहर और किस जगह पर इकट्ठा होना है। एकदम सही। आम ब्रिटिश सैनिकों के लिए वो सिर्फ एक सूखा पत्ता था, लेकिन आदिवासियों के लिए वो क्रांति का बुलावा था। क्या बात है। और इसी गुप्त और मजबूत नेटवर्क का नतीजा था वो ताड़ के पेड़ वाला वाकया जिससे हमने बात शुरू की थी। हाँ, 13 जनवरी 1784 की वो घटना, जब बाबा तिलका मांझी ने क्लीवलैंड पर वो अचूक तीर चलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक जनजातीय नेता ने ब्रिटिश साम्राज्य के इतने बड़े अधिकारी को उसके ही गढ़ में मार गिराया। इस घटना ने तो पूरे ब्रिटिश प्रशासन में दहशत पैदा कर दी थी। उन्हें लगा कि अगर इसे तुरंत नहीं कुचला गया तो ये आग हर जगह फैल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने एक बहुत ही अनुभवी अधिकारी
आयरकूट को एक विशाल सेना के साथ भेजा। यहाँ मैं फिर से थोड़ा उलझ रही हूँ। आयरकूट एक विशाल सेना लेकर आया जिसके पास आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ बाबा तिलका मांझी के पास तीर कमान थे। फिर भी यह विद्रोह तुरंत खत्म क्यों नहीं हुआ? तिलका मांझी ने 1 साल तक छापामार युद्ध कैसे जारी रखा? तोपों के सामने तीर कमान तो टिक ही नहीं सकते। आप सही कह रही हैं। आमने सामने की लड़ाई में तोपें जीत जाती, लेकिन यहाँ हमें भूगोल को समझना होगा। बाबा तिलका मांझी और उनके साथियों ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों और घने जंगलों में शरण ले ली थी। अच्छा, राजमहल की पहाड़ियों में? हाँ, उन पहाड़ियों का चप्पा चप्पा वे जानते थे। छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर का तंत्र यही है कि आप दुश्मन को उसके मजबूत मैदान में नहीं बल्कि अपने इलाके में उलझाते हैं। घने जंगलों में अंग्रेज अपनी तोपें ले जा ही नहीं सकते थे। विद्रोही अचानक हमला करते और जंगलों की भूल भुलैया में गायब हो जाते। ओह, समझ गए। तो जब आयरकूट को समझ आ गया कि वो सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, तो उसने रणनीति बदल दी। और उसने बहुत ही अमानवीय तरीका अपनाया। दस्तावेजों में लिखा है कि उसने पहाड़ियों की घेराबंदी कर दी और विद्रोहियों की रसद यानी अन्न और जल की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी। बिल्कुल। जब किसी भी सेना का खाना पानी बंद हो जाता है तो वो भीतर से टूटने लगती है। और यहीं पर इतिहास का वो पन्ना खुलता है जो पढ़ने में अक्सर बहुत तकलीफदेह होता है। अंग्रेजों ने सिर्फ रसद ही नहीं रोकी, बल्कि उन्होंने लालच का पासा भी फेंका। हाँ, और अपनों ने ही धोखा दिया। सरदारों में से ही एक जोरा पहाड़िया ने मुखबिरी कर दी। बाप रे, मतलब एक गद्दार अंदर ही था। जोरा पहाड़िया की इसी गद्दारी के कारण बाबा तिलका मांझी की सेना कमजोर पड़ गई और अंततः 12 जनवरी 1785 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो तो अंग्रेजों की क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। दस्तावेजों में लिखा है कि उन्हें 4 घोड़ों से रस्सियों के सहारे बांधा गया और घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। बहुत ही दर्दनाक था वो। और अगले ही दिन 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये सिर्फ एक फांसी नहीं थी, ये एक परफॉर्मेटिव क्रुएलिटी थी। हाँ, अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि जो भी उनके खिलाफ सिर उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। तो अगर हम इस पहले विद्रोह को समेटें तो ये साफ है कि बाबा तिलका मांझी का ये संघर्ष क्लीवलैंड की विभाजनकारी फूट डालो नीति के खिलाफ एक मुखर और संगठित आवाज थी। बिल्कुल। इस शहादत ने उन्हें झारखंड का प्रथम शहीद बना दिया और उनका ये बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। अंग्रेजों को लगा था कि उस बरगद के पेड़ पर फांसी देकर उन्होंने हमेशा के लिए डर पैदा कर दिया है, लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में एक प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दिया था। ये बहुत ही सटीक तुलना है। वे उस कुकर पर नीतियां, कर और जुल्म का वजन बढ़ाते गए और लगभग 50 साल बाद जब वो प्रेशर कुकर फटा तो उसने पूरे छोटा नागपुर को हिलाकर रख दिया। और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1831 का कोल विद्रोह। ये कोई छोटा मोटा हंगामा नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1831 से 1832 के बीच चला ये कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सबसे सुसंगठित और व्यापक जन आंदोलन था। इसका प्रभाव सिर्फ किसी एक इलाके तक नहीं था ना? नहीं, ये छोटा नागपुर, सेंभूम, पलामू और मानभूम जैसे विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसमें मुंडा, उरांव, हो और भूमिज जैसी कई जनजातियां एक साथ आ गईं, जो अक्सर अपने अपने इलाकों तक सीमित रहती थी। बिल्कुल। अगर हम इसके प्रमुख चेहरों की बात करें तो सिल्ली से वीर बुधु भगत ने कमान संभाली। और सिंहभूम और पंच परगना के इलाके से भी कई नेता थे। हाँ, वहां से सिंदराई मानकी, बिंद्राई मानकी और सुरगा मुंडा सामने आए और पलामू से दुखन शाही इसके प्रमुख नेता बने। लेकिन सवाल वही है, ये कुकर फटा कैसे? इतने बड़े पैमाने पर लोग अचानक एक साथ क्यों भड़क गए? कारण क्या थे? इसे समझने के लिए हमें आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को देखना होगा। उनकी अपनी एक मानकी मुंडा व्यवस्था थी। मानकी मुंडा व्यवस्था, ये कैसे काम करती थी? ये एक तरह का ग्रामीण लोकतंत्र था जहां जमीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता था। वे प्रकृति के साथ एक संतुलन में रहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश प्रशासन यहां पहुंचा तो वो अकेले नहीं आए। वो अपने साथ बाहरी लोगों को भी ले आए। बिल्कुल, जिन्हें जनजातीय भाषा में दीकू कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन दीकुओं को ठेकेदार और जमींदार बनाकर ले आए और आदिवासियों पर थोप दिया। मतलब अंग्रेजों ने एक चलती फिरती सुचारू व्यवस्था को
पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ऊपर से बाहरी लोगों को लाकर उन पर बिठा दिया। हाँ, इन दिक्कुओं ने आदिवासियों की जमीनें छीननी शुरू कर दी। वे भारी लगान वसूलते थे और लगान न चुका पाने पर उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। ये तो सीधे तौर पर उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों पर हमला था। सिर्फ जमीन का मसला नहीं था, ये उनके वजूद को मिटाने का, उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने का एक व्यवस्थित प्रयास था। इसी बेतहाशा संस्थागत शोषण ने उस प्रेशर कुकर की सीटी को उड़ा दिया। और जब ये गुस्सा फूटा तो ब्रिटिश सरकार के तो हाथ पांव फूल गए होंगे। बिल्कुल। इस विशाल विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त अधिकारी कैप्टन विल्किंसन को दी गई। लेकिन इस बार विल्किंसन के सामने कोई एक नेता नहीं था, पूरी की पूरी जनता थी। और जनता का अदम्य साहस ऐसा था कि आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। आदिवासियों ने अपने उसी पारंपरिक छापामार युद्ध का सहारा लिया जो बाबा तिलका मांझी के समय हुआ था। हाँ, विल्किंसन को इस जन आंदोलन को शांत करने के लिए भारी क्रूरता और बेतहाशा सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा। 1832 के अंत तक वीर बुधु भगत और कई अन्य नेताओं के बलिदान के बाद ही ये विद्रोह शांत हो सका। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है दस्तावेजों में, वो ये कि भले ही विद्रोह सैन्य रूप से कुचल दिया गया हो, पर अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि वे पुरानी नीतियों से अब यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। उन्हें झुकना ही पड़ा। हाँ, और इसी के परिणाम स्वरूप साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी SWFA का गठन हुआ और विल्किंसन रूल लागू किया गया। अब जरा ये समझाइए कि ये विल्किंसन रूल असल में काम कैसे करता था। ये सिर्फ नाम का बदलाव था या कुछ और? ये बहुत बड़ा बदलाव था। विल्किंसन रूल के तहत अंग्रेजों ने उन इलाकों को सामान्य कानूनों से बाहर कर दिया। उन्होंने मान लिया कि उनकी सामान्य पुलिस और अदालतें यहाँ काम नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब उन्होंने आदिवासियों के तरीके को मान लिया। बिल्कुल। इस नियम के तहत आदिवासियों की पुरानी मान की मुंडा व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। गांव के मामलों को सुलझाने और कर वसूलने का अधिकार वापस पारंपरिक मुखियों को दे दिया गया। ये एक तरह से ब्रिटिश सत्ता का एक कदम पीछे हटना था। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अगर हम कोल विद्रोह को सिर्फ 2 लाइनों में समेटे तो ये कहा जा सकता है कि इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया। एकदम सही। और इसी ने आने वाले संथाल और मुंडा विद्रोहों के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक जमीन भी तैयार की। लेकिन विल्किंसन के लिए राहत अभी बहुत दूर थी। वो कैसे? कोल विद्रोह की आग अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि उसी के पड़ोस में मानभूम क्षेत्र में एक और चिंगारी भड़क उठी, जिसे इतिहास में गंगा नारायण का विद्रोह या भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मानभूम का इलाका, जिसे जंगल महल भी कहा जाता था, और दस्तावेजों के अनुसार ये विद्रोह 1832 से 1833 तक चला। हाँ। इसके मुख्य नायक थे गंगा नारायण सिंह। अब यहाँ एक पेंच है। शुरुआत में दस्तावेजों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये गंगा नारायण सिंह का कोई पारिवारिक उत्तराधिकार का मामला था। ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई थी तो मानभूम की आम जनता इतनी बड़ी संख्या में उनके पीछे क्यों खड़ी हो गई? जनता को किसी के पारिवारिक विवाद से क्या लेना देना? बहुत ही वाजिब सवाल है। आम जनता गंगा नारायण के साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें उत्तराधिकार की चिंता थी। वे इसलिए साथ आए क्योंकि वे उस समय के दीवान माधव सिंह के अत्याचारों से पूरी तरह टूट चुके थे। ये माधव सिंह कौन था? माधव सिंह ब्रिटिश समर्थित दीवान था और उसने मानभूम की जनता का खून चूसने के लिए कई नए तंत्र विकसित किए थे। सबसे क्रूर था उसका घराकी कर। ये घराकी कर क्या होता है? क्या ये घरों पर लगने वाला कोई टैक्स था? आप इसे एक तरह का अस्तित्व कर समझ सकती हैं। ये हर घर से जबरदस्ती वसूला जाने वाला टैक्स था, चाहे आपके पास खेती हो या ना हो। अगर आप उस इलाके में रह रहे हैं तो आपको ये कर देना ही होगा। बाप रे, ये तो सरासर लूट थी। इसके अलावा नमक कानून की आड़ में नमक दारोगा द्वारा आम लोगों का भयानक शोषण किया जा रहा था। नमक जैसी बुनियादी जरूरत पर भारी कर लगा दिया गया था। ये तो सच में आम आदमी की कमर तोड़ने वाली बात है। मतलब आप इंसान से उसके जीने का अधिकार ही छीन रहे हैं। और इतना ही नहीं, घाट वालों और मुंसिफों जैसे स्थानीय पदाधिकारियों को भी लगातार अपमानित किया जा रहा था। तो जब गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दुलमी पहाड़ी के पास दीवान माधव सिंह की हत्या की, तो जनता ने इसे एक पारिवारिक हत्या नहीं माना। जनता ने इसे उस भ्रष्ट और शोषक व्यवस्था के अंत के रूप में देखा। बिल्कुल।
माधव सिंह की हत्या उस भूमिज विद्रोह का शंखनाद बन गई। और दस्तावेजों से पता चलता है कि ये शंखनाद बहुत तेजी से बड़ा बाजार, विशुनपुर और रायपुर जैसे इलाकों में फैल गया। हाँ, विद्रोहियों ने योजनाबद्ध तरीके से उन जमींदारों और राजाओं पर हमले किए जो अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों ने शायद शुरुआत में इसे हल्के में लिया था। उन्होंने एक अधिकारी ट्रिमर को भेजा, लेकिन ट्रिमर बुरी तरह विफल रहा। इस नाकामी ने विद्रोहियों का हौसला और बढ़ा दिया होगा। तब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि मामला हाथ से निकल रहा है और फिर से कैप्टन विल्किंसन को मैदान में उतारा गया। विल्किंसन, वही जिसने कोल विद्रोह दबाया था। हाँ, लेकिन विल्किंसन ने इस बार एक अलग ही तंत्र का इस्तेमाल किया, पैसे का तंत्र। उसने गंगा नारायण सिंह को पकड़ने या मारने के लिए पहले 1000 रुपए और फिर उसे बढ़ाकर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 1833 में 5000 रुपए, ये तो एक अकल्पनीय रकम थी। इससे तो पूरी की पूरी जमींदारी खरीदी जा सकती थी। बिल्कुल। जब तोपें काम नहीं आती तो अंग्रेज सोने की थैलियां खोल देते हैं। ये उनका आजमाया हुआ नुस्खा था। एक अंतिम और दुखद लड़ाई हुई। गंगा नारायण सिंह खरसावां पर हमला करने गए थे, जहां उनका सामना राजा चेतन सिंह के सिपाहियों से हुआ। राजा चेतन सिंह अंग्रेजों का वफादार था। हाँ, और इसी लड़ाई में गंगा नारायण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बाद जो घटना घटी वो इतिहास के सबसे स्याह पन्नों में से एक है। राजा चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेंट किया, महज उस 5000 रुपए के इनाम के लिए। ये बहुत ही दुखद है। इसी के साथ फरवरी 1833 में ये भूमिज विद्रोह शांत हो गया। तो अगर हम भूमिज विद्रोह का सारांश निकालें तो भले ही इसे कुचल दिया गया हो, लेकिन गंगा नारायण सिंह का नाम जल, जंगल, जमीन और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक अमर उलगुलान के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनका ये संघर्ष बताता है कि कोई भी दमनकारी कर व्यवस्था या भ्रष्ट दीवान ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। बिल्कुल। तो इन तीनों विद्रोहों को अगर हम एक साथ रखकर देखें, बाबा तिलका मांझी, कोल विद्रोह और गंगा नारायण का भूमिज विद्रोह, तो हमें दस्तावेजों में एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। हाँ, ये पैटर्न है भारी हस्तक्षेप, संसाधनों की लूट और संस्कृति पर प्रहार का। और दूसरी तरफ पैटर्न है अदम्य साहस और अपने वजूद को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का। ये एक ऐसी विरासत है जो बताती है कि न्याय की लड़ाई कभी पूरी तरह से नहीं हारती, वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती है। सही कहा आपने। लेकिन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई से बाहर निकलते हुए मेरे जहन में बहुत ही परेशान करने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या विचार है? एक ऐसा विचार जो इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। हमने देखा कि जब अंग्रेजों के हथियार और सेना हार मानने लगते थे तो वे हमेशा धन और पद का लालच देकर विद्रोहों को कुचलते थे। हाँ, उन्होंने हमेशा यही किया। इतन का लालच देकर सरदारों को बांटा। बाबा तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए जौरा पहाड़िया ने गद्दारी की और गंगा नारायण सिंह का सिर राजा चेतन सिंह ने महज 5000 रुपए के इनाम के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया। ये एक कड़वा सच है। तो जरा सोचिए, अगर उस दौर में इन समुदायों के भीतर के इन चंद लोगों ने इस लालच को पूरी तरह से नकार दिया होता, अगर कोई जौरा पहाड़िया ना होता, कोई राजा चेतन सिंह ना होता, अगर लालच की वजह से अपनों ने ही अपनों की पीठ में छुरा ना घोंपा होता, बिल्कुल, तो क्या आज भारत का औपनिवेशिक इतिहास कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होता? ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर कर देने वाला। एक ऐसा सवाल जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा, और श्रोताओं के लिए भी।